हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी आपका टेस्ट होगा उससे पहले आपको शॉर्ट नोट्स का वीडियो मिल जाएगा। तो इस संडे को आपकी हिस्ट्री के मतलब कल ही हिस्ट्री के चैप्टर 10 का टेस्ट है। इससे पहले बहुत बड़ा चैप्टर भी था, बहुत मज़े से अपन ने 6 पार्ट बनाए, इसको कंप्लीट कर लिया। बस आपको प्रॉपर तरीके से एक बार इसका मतलब रिकॉल करना है मेरे साथ के साथ, और जितनी बातें मैंने इंपॉर्टेंट लिखी है अगर एक बार ढंग से पढ़ ली तो पूरा चैप्टर आपका रिविजन हो जाएगा, पूरे चैप्टर का। ठीक है, ध्यान से समझो। चैप्टर 10 अपन पहला पॉइंट पढ़ा था बंगाल, और बंगाल के अंदर उसके पढ़े थे जमींदार। बंगाल और जमींदार एक साथ पढ़े थे। उसमें अपन ये देखा था कि सबसे पहले बंगाल के अंदर सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल जो है वो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। ऐसा मान लीजिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये भी लिख सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ये जो कंपनी वो इस्टेब्लिश हुई थी बंगाल के अंदर सबसे पहले हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और फिर अपन बात करें तो वहाँ बंगाल का उस टाइम पर जो गवर्नर था वो कारण, मतलब मेरे साथ साथ गुनगुनाओ, आप मेरे साथ के साथ रिवीजन करो, कार्नवालिस था। ठीक है, और 1793 में इस्तिमरारी बंदोबस्त, आपको बताइए इसके गवर्नर रहते हुए अपन ने वहाँ पर पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट वहाँ पर लागू हुआ था 1793 के अंदर। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके। फिर अपन ने देखा कि ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द जमींदार्स, जमींदारों को राजस्व नहीं चुकाने के कुछ कारण भी थे। अपन ये देखा था जमींदार किस वजह से रेवेन्यू राजस्व क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। तो उसके 4 मेन अपन ने कारण पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे चारों के चारों। ठीक है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो। पहला कारण ये था कि प्रारंभिक जो मांगे थी ऊंची थी, इनिशियल डिमांड्स वर वेरी हाई। अपने देखा था बहुत ऊंची डिमांड रख दी उन्होंने, और ये कहा था कि ये अभी आपको हाई लग रही है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी जो धान है, अनाज है, उसकी जैसे रेटें बढ़ेगी उस टाइम पर आपको ये हल्की लगने लग जाएगी, ऐसा अंग्रेजों ने कहा था। फिर अपने देखा था कि ये बाद में बदल जाएंगे अंग्रेज। ठीक है, टैक्स बढ़ा देंगे और एक नया रेवेन्यू सिस्टम लेके आ जाएंगे, एक नई राजस्व पद्धति लेके आ जाएंगे। ठीक है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा, प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर डिप्रिशिएशन। टाइम पीरियड था 1790 का, 1790 डिकेड था। 1790 के दशक में कृषि कीमतें नीचे हो गई, ये भी एक कारण रहा। अब जब नीचे कीमतें हो गई तो फिर किसान कहाँ से पैसा देंगे, तो किसान जब ज़मींदारों को पैसा नहीं देते या फिर रेवेन्यू नहीं देते तो ज़मींदार आगे राजा को कैसे देता। तीसरा, राजस्व असमान था, रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल। मैंने कहा था ना कि चाहे फसल हो चाहे ना हो, ज़मींदार तो कहते थे किसानों से इतना पैसा चाहिए, अंग्रेज ज़मींदारों से कहते थे कि इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, फसल अच्छी हो चाहे बुरी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिमिटेड द पावर ऑफ ज़मींदार्स, ज़मींदारों की शक्तियों को सीमित कर दिया था। ज़मींदार इतने बड़े लोग होते थे, 300 400 गाँव उनके अंडर में आते थे, और उनको सिर्फ ये कह दिया कि आप सिर्फ रेवेन्यू करिए। तो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर काम अपने आप को वो नीचा समझते कि इतनी सी पावर है, बस अपन पैसा कलेक्ट करो और अंग्रेजों को दो। तो उनको ये भी एक मतलब अपने आप में एक ईगो हर्ट वाला बात लगी। इस वजह से उन्होंने ये भी थोड़ा एक कारण था कि उनको ज़मींदारों की शक्तियों को एक फिक्स कर दिया, सीमित कर दिया था। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट कारण थे। अगला अपन देखते हैं। फिर है अमला, एक शब्द है अमला, 1 मार्क्स में आ सकता है। राजस्व इकट्ठा कर, मतलब जो जमींदार होते थे वो एक बंदा, एक ऑफिसर को नियुक्त करते थे जो उनकी तरफ से, किनकी तरफ से, जमींदारों की तरफ से रेवेन्यू राजस्व इकट्ठा करके लाता था। तो राजस्व इकट्ठा करने वाला जमींदार की तरफ से नियुक्त व्यक्ति, रेंट कलेक्शन एंड ऑफिसर ऑफ द जमींदार्स, वो होता था। फिर अपन ने पढ़ा जोतदारों के बारे में। ये जोतदार रिच पीजेंट होते थे, धनी किसान होते थे, बहुत पैसा इनके पास होता था, और ये जो छोटे किसान होते थे उनको पैसा देते थे, बिल्कुल। और फिर अपन ने पढ़ा कि इन जोतदारों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, कहीं पर इनको हवलदार बोला जाता है, कहीं पर इनको मंडल बोला जाता है, कहीं पर इनको गांटीदार बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों ही नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद हो जाने चाहिए। और फिर इसके बाद में अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ एक पिक दिखाता हूँ। हाँ, इस पिक की बात कर रहा था मैं, जो अपने पहले ही पढ़ ली थी। कंपनी, आप ईस्ट इंडिया कंपनी ले सकते हो इसको। स्टार्टिंग से समझो कि ये शिकमी रईत होते थे, छोटे किसान, ये इन रईतों के नीचे रह के काम करते थे, अपने पहले पढ़ लिया था। तो इस डायग्राम को ज़रूर याद रखना। ये जोतदार होते थे, ये जोतदार के नीचे भी काम करते थे और रईत के नीचे भी काम, रईत मतलब किसान। ये किसान ज़मींदार को पैसा देते थे, जोतदार भी थोड़े पैसे वाले होते थे, लेकिन ये भी इनको रेवेन्यू का टैक्स देते थे, और ज़मींदार जो होते थे वो कंपनी को कम्प्लीटली पैसा देते थे। ये डायग्राम भी आपको बना रहा है, मतलब याद रखना है, इसको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और फिर अपन वापस चलते हैं अपने उसी पर, नंबर 2 पे। इनके नाम होते थे, गांटीदार, ये सब आपने पढ़ लिया। उसके बाद वो फोटो भी, वो डायग्राम जो आप बना सकते हो। ठीक है, फिर बात करते हैं 5वीं रिपोर्ट की, 5th रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3-4 पॉइंट में लिख दिए हैं। 1813 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसको रखा गया था, पेश की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ये पेश हुई 1813 में, 1813 में टाइम पीरियड याद रखना।
फिर दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो फिफ्थ रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट है, ये कितने पेजेस थे इसके अंदर, तो 1002 पेजेस थे, जिसमें 800 से ज़्यादा पेजेस जो थे वो थे ज़मींदारों के या रईत यानी फार्मर्स, किसान के थे, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिला कलेक्टर होते हैं उन सब की डिटेल इसके अंदर थी, कैसे वो रेवेन्यू देते हैं, क्या कलेक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं, उन सब की डिटेल जो थी वो इन 800 पन्नों में थी, इन 800 पन्नों के अंदर पेजेस के अंदर थी, और टोटल उसमें 1002 पेजेस थे। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा कितने पेज थे, कब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। और एक ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो पांचवी रिपोर्ट या फिफ्थ रिपोर्ट हैं उसको किसने तैयार किया, तो परवर समिति ने तैयार किया था, यानी कि बाय सेलेक्ट कमेटी। मैंने कहा था बहुत सारी कमेटियाँ उस टाइम पर इन्होंने बनाई, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अच्छा खासा कमाई तो वहाँ पर कर रही है इंडिया के अंदर भी, और चाइना से भी उन्होंने पार्टनरशिप करी है, बिजनेस कर रही है, ट्रेड व्यापार या ट्रेड को बढ़ाया है, लेकिन वो कम्प्लीटली पूरे ब्रिटिश को पैसा नहीं दे रही है। उनको ऐसा शक हुआ, जो ब्रिटेन के अंदर बैठे थे लोग, उनको ऐसा शक हुआ, इसलिए उन्होंने फिफ्थ रिपोर्ट के ऊपर कुछ कमेटियाँ बनाई जो इसकी जाँच करेगा, देख रेख करेगा, और वो पूरी बातें पाँचवीं रिपोर्ट में लिख के उनको वहाँ पर भेजनी होती थी। तो ये बातें थी, तो ये भी ध्यान रखना है, परवर समिति यानी कि सेलेक्ट कमेटी के द्वारा बनाई गई थी फिफ्थ रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपन ये सब बातें पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है वो है बुकानन। बुकानन के बारे में बहुत तगड़े तरीके से अपने पढ़ा। एक डॉक्टर था, और डॉक्टर भी किसका था कि इंडिया के अंदर एक गवर्नर जनरल हुआ करता था उस टाइम पर, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का गवर्नर वेलेस्ली का जो था, लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था अंग्रेजों की तरफ से उस टाइम पर, उसका एक डॉक्टर था, शल्य चिकित्सक था उस टाइम पर, ठीक है, शल्य चिकित्सक था। और बुकानन यहाँ पर बहुत तगड़ा काम भी करता है। ये अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से एक अलीपुर चिड़ियाघर, अलीपुर जू को स्थापना करता है, और जो अपन ने पढ़ लिया था। और ये लगभग फिर क्या करता है, 1810 या 11 के अंदर कुछ यात्राएं करता है, 2 यात्राएं करता है मेनली। वो होते तो राजमहल पहाड़ियों पर ही है, राजमहल हिल्स के अंदर ही जाता है, और राजमहल पहाड़ियों में मिलता है, सबसे पहले मिलता है पहाड़िया जनजाति से, या फिर पहाड़िया ऐसा मानो लोगों से, पहाड़िया से मिलता है। और पहाड़िया से ये देखता है कि वहाँ पर वो कैसे खेतीबाड़ी करते हैं, कैसे रहते हैं, ये उन चीज़ों को देखता है। पहाड़िया जैसे डर भी जाते हैं, वो अपन ने पढ़ लिया था पूरा डिटेल से, क्योंकि उनको हर कोई गोरा आदमी दिखता था, तो पहाड़िया को अपने आप एक शक्ति नज़र आती थी कि ये हमें यहाँ से हटाएगा, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, और ये यहाँ के हमारी ज़मीन को हड़प लेंगे वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली फिर अपन ने कहा था कि जो ये पहाड़िया जो थे, इसने देखा कि वो क्या करते थे, जूम खेती करते थे। हाँ, ये भी लिख सकते हो कहीं पर, ये जूम कल्टीवेशन करते थे। पहाड़िया क्या करते थे, जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन का मतलब है जूम खेती, ठीक है, जूम खेती, जिसको अपन स्थानांतरण खेती बोलते हैं, स्थानांतरण या स्थानांतरित खेती भी बोलते हैं इसको। स्थानांतर खेती करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जंगलों को जला के खेती कर ली, फिर वहाँ कहीं चले गए। तो ये क्या करते, कुदाल रखते हैं, जो फावड़े जैसा होता है। मैंने आपको डायग्राम भी उस टाइम पर दिखाया था नोट्स में, जब अपन इसके पूरे 6 पार्ट पढ़े डिटेल से। तो उससे थोड़ी ज़मीन को खुरच लेते और फिर वहाँ पर थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी करते, और फिर वहाँ से निकल के अलग चले जाते। ऐसे इनको कोई खेती में इंटरेस्ट था नहीं ज़्यादातर, तो इसलिए ये कुदाल का यूज़ करते थे। इसलिए इनके जीवन का प्रतीक माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में, लाइफ सिंबल्स है इनका पहाड़ियों का, वो है कुदाल हो, जिसे बोलते हैं कुदाल हो, वो जीवन प्रतीक पहाड़ियों का है। और फिर ये गया था गंजूरिया पहाड़ी, कौन, बुकानन। गंजूरिया पहाड़ी गया था, गंजूरिया हिल्स गया था, वहाँ पर ये मिला संथालू से। देखो यहाँ तो मिल रहा है पहाड़ियों से, और यहाँ मिल रहा है संथालू से। संथालू से मिलके ये क्या करता है कि उनको देखता है तो संथाल इनको थोड़े ठीक लगे, ये इनको कहते हैं ना वो बासिंदे नज़र आए, मतलब कि ये खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट करने वाले लोग नज़र आए इनको, और संथाल इनको बहुत अच्छे लगे इनको। तो ये बुकानन कहता है कि असभ्य लोग हैं, बर्बर हैं, बिल्कुल मतलब सिविलाइज नहीं है, बहुत अलग तरीके से इनको काफ़ी इनकी बुराई करी थी बुकानन ने, इनको ठीक बताया। हालांकि इनके बारे में भी कहता है कि ये जो संथाल लोग हैं ये गंदी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो सब बातें कहता है। लेकिन एक्चुअल में संथालों को खेती करना पसंद था, और खेती बड़े शानदार तरीके से करते थे, और हल का प्रयोग करते थे। इसलिए संथालों के जीवन का जो प्रतीक है, या जो लाइफ सिंबल हैं, वो हल को माना गया, प्लग को माना गया, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स में। पहाड़ियों का जीवन प्रतीक लाइफ सिंबल कुदाल हो, और इसका संथालों का जो जीवन प्रतीक लाइफ सिंबल हल था, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा जो टॉपिक है अपने बुकानन के बारे में पढ़ा, दोनों यात्राएं अपने उसकी पढ़ ली। नेक्स्ट संथाल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और संथालों के बारे में लिखना है आपको, कंटिन्यू आगे।
मैंने कहा था कि संथालों को एक ज़मीन अलॉट की गई थी, जो कि ये इतना एरिया संथालों का है, लगभग फाइनली 5,500 वर्ग किलोमीटर के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट भी दे दिए थे, अभी आगे बता दूंगा, भागलपुर और वो क्या नाम उसका, बीरभूम। तो संथाल जो है वो उनको अलॉट ज़मीन जो अलॉट की गई थी उसका नाम था दामिन ई को है। दामिन ई को है या दामिन ई का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा कि क्या है, तो आपको लिखना है कि अंग्रेजों के द्वारा या फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संथालों को अलॉट की गई ज़मीन या भूमि जो सिर्फ संथालों की थी। वहाँ पर ना तो कोई पहाड़ी आएगा, ना ही कोई ज़मींदार आएगा, साहूकार, मनी लेंडर्स, कोई किसी का दादागिरी नहीं चलेगी। ये इनकी सेपरेट ज़मीन थी, चारों ओर खंबे गाड़ के, पिलर गाड़ के तारबंदी कर दी गई थी, और मैंने आपको ये सब बातें बता दी। फिर फाइनली ये इनको ठीक लगता है, लेकिन लास्ट में सोचते हैं कि यार जो अपन खेती बाड़ी कर रहे हैं वो ज़मीन हमारी नहीं है, वो तो अंग्रेज हमसे टैक्स लेते हैं और कभी न कभी हमको भगा देंगे यहाँ से। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, अंग्रेजों से लड़े भी, और 1855-56 में अंग्रेज आखिर में धाप जाते हैं इनसे, एक तरीके से थक जाते हैं कि यार ये से मारेंगे नहीं, क्यों मारे इनको। और 1855-56 के अंदर संथाल विद्रोह होता है, और इस संथाल विद्रोह के बाद में इनको 2 जिले अलॉट किए जाते हैं, भागलपुर और बीरभूम, जो आज भी हैं। ये भागलपुर और बीरभूम 2 जिले इनको अलॉट कर दिए जाते हैं, लोग वो 5,500 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। और ये दोनों जिले संथाल परगना के नाम से जाने जाते हैं। संथाल परगना जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, संथाल परगना, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अलॉट किए थे, ठीक है। और एक छोटा सा 1 मार्क्स में क्वेश्चन और लिख लेना, ये छोटा सा ये कि जब ये संथालों के बारे में पढ़ते तो वहाँ जो ये लोग थे वो साहूकारों को, मनी लेंडर्स को बोलते थे दीकू, दीकूज, इंग्लिश में दीकूज, हिंदी में दीकू बोलते थे। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि साहूकारों को बोला जाता है दीकू, ठीक है। ये भी आपको इनके बारे में लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक हेडिंग है। क्या है? एक हेडिंग है, रैयत और साहूकार, रैयत एंड मनी लेंडर्स। इस हेडिंग से, ये अखबार के अंदर छपी थी, हेडिंग है ये, जो अखबार मेन प्रेस पर हेडिंग छापी जाती है, वैसे हेडिंग छपी थी रैयत और साहूकार, रैयत एंड मनी लेंडर्स। जो न्यूज़पेपर था जिसमें खबर छपी थी उसका नाम था नेटिव ओपिनियन। क्या नाम था? नेटिव ओपिनियन। वेरी इंपॉर्टेंट है, नेटिव ओपिनियन। अखबार के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर ये खबर छपी थी 6 जून 1876 को, 6 जून 1876 को नेटिव ओपिनियन नाम अखबार में, न्यूज़पेपर में रैयत और साहूकार हेडिंग से एक खबर छपी थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये खबर किस अखबार में छपी, या फिर इस अखबार में कौन सी किस हेडिंग से खबर छपी, किस डेट को छपी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर अपन ने देखा था दक्कन विद्रोह हुआ, ठीक है। दक्कन विद्रोह की डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 12 मई 1875 को हुआ था, 12 मई 1875 को हुआ था। और उस टाइम पर जो जगह का नाम था वो था पूना, पूना, ठीक है। और आज की वर्तमान में वो हो गया पुणे, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है ये पुणे, ठीक है। और फिर ये विद्रोह फैल गया था अहमदनगर तक, अहमदनगर भी महाराष्ट्र में पड़ता है। इन दोनों जिलों में ये विद्रोह, दक्कन विद्रोह फैल गया था। अपन देखा था कि इन बही खाते जला दिए थे, वो सब बातें, ठीक है। और फिर दक्कन दंगा आयोग बना इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। दक्कन कमीशन बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1878 के अंदर उस रिपोर्ट को पेश किया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थी। क्या सीखा आपने? दक्कन विद्रोह कब हुआ? 12 मई 1875 को। कहाँ हुआ? पूना या फिर पुणे। फिर वहाँ से वो कहाँ तक फैल गया? अहमदनगर तक। फिर इसकी जांच के लिए कौन सा आयोग, कमीशन बना? दक्कन दंगा आयोग बना, दक्कन कमीशन बना। दक्कन कमीशन ने पहली रिपोर्ट कब जारी करी? 1878 में। 1878 में कहाँ? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, यानी कि ब्रिटिश संसद में, ठीक है। तो एक से बड़े क्वेश्चन एक है, यहाँ से भी आपको देख लेना है। फिर हैं कुछ सीधे सीधे फैक्ट। कपास के बारे में अपन ने पढ़ा था, कॉटन सप्लाई वाला, कि अमेरिका के अंदर जो सिविल वॉर चल गया था, अमेरिका में गृह युद्ध फैल गया था, इस वजह से कॉटन की आपूर्ति इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो वो बढ़ा हुआ टाइम पीरियड अगर आपसे पूछे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। 1861 था ईयर, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। कपास आपूर्ति संघ, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन 1857 में बना था। 1 मार्क्स में सीधा सीधा आ सकता है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनी थी 1859 के अंदर। और परिसीमन कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था, कि वो 3 साल वाला जो जमींदार ज़बरदस्ती यूज़ करते थे, वो वाला 1859 के अंदर लिमिटेशन लॉ बना था 1859 में। तीनों एक से बड़े क्वेश्चन है, सीधे सीधे 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर बात आती है कि कपास की जो तेज़ी हुई थी, जब अमेरिका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था, तो कपास की तेज़ी हो गई। मतलब भारत से जो ब्रिटेन है, वो कपास ज़्यादा से ज़्यादा ले जाने लगा। वो टाइम पीरियड कौन सा था?
वो टाइम पीरियड था 1861 1861। फिर बात आई बम्बई के, छोटा सा फैक्ट और लिख लेना, बम्बई में पहला राजस्व बंदोबस्त जो हुआ था, फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन, वो 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था, 1818 में हुआ था। फिर मैं एक बात करता हूँ आपकी, ये मैंने बता दिया, तो ये और देख लेंगे अपन कि इसमें कोई छोटी सी बात है, ये पहले ये पढ़ लो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, हालांकि मैंने बता दिया था कि उस जो अपन इस्तेमारी बंदोबस्त पढ़ा था वो अंग्रेजों बदल गए। अंग्रेज कब बदले? 1810 के बाद में क्या हुआ कि जो खेती थी, किसानों खेती करते थे, उसमें थोड़ी उनमें कीमतें बढ़ गई, भाई प्रोडक्शन अच्छा होने लग गया तो किसानों के पैसे आमदनी बढ़ गई। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि नहीं यार, अपन को है ना ये वित्तीय कुछ कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन में ठीक करनी है, तो इन किसानों से पैसा लेना चाहिए, ठीक है। तो फिर इन्होंने किसानों से पैसा लेने की सोची और एक नई बंदोबस्त लेके आ गया, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और ये मैंने कहा था ना, इनका जो इकोनॉमिस्ट था एक, उनका डेविड, उसका भी इनको थोड़े, डेविड रिकार्डो, हाँ डेविड रिकार्डो का जो इकोनॉमिस्ट था उसका भी इनके ऊपर असर आया, जो ऑफिसर काम करते थे। क्योंकि डेविड रिकार्डो ने एक बात कही थी कि अगर किसानों को, अगर आप औसत रेवेन्यू, औसत राजस्व, एवरेज रेवेन्यू अगर नहीं लोगे तो किसान किराएजीवी बन जाएंगे, रेंटियर बन जाएंगे। और किसान अगर रेंटियर बन गए तो फिर वो खेती बाड़ी में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी ज़मीन को किसी को किराए दे देंगे और किराए से थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा और किसान आलसी हो जाएंगे और उतना प्रोडक्शन अच्छा नहीं करेंगे। वो बात थी और वैसा लग भी रहा था, क्योंकि खूब सारे किसानों ने अपनी ज़मीन किराए पे, रेंट पे दे भी दी थी। तो ये सब बातें थी, इसलिए फाइनली फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लाया गया, रैयतवाड़ी सेटलमेंट लाया गया, जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट किसान से कॉन्टैक्ट किया जाता था और डायरेक्ट पीजेंट से कॉन्टैक्ट करते, और वो कैसी कितनी बीघा की ज़मीन खेती करता था, क्या उसकी कंडीशन थी, उस अकॉर्डिंग पैसा लेते। और हर 30 साल के बाद में सर्वे करते और फिर नई तरीके से वापस बंदोबस्त करते। तो ये कुछ बातें थी। आई थिंक आपको ये बहुत इजी है, क्योंकि जिसने 6 पार्ट देखे हैं तो बहुत इजी चैप्टर था, मज़ेदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब बात करते हैं अपन इसकी, एक छोटा सा ऐसे ही रह गया था, मैं सोचा क्या पता कोई 1 मार्क्स में पूछ ले, अपन क्यों गुंजाइश छोड़ें। तो ये महाराजा मेहताब चंद है, महाराजा मेहताब चंद, ठीक है, महाराजा मेहताब चंद है ये। और इसने क्या करा, जब इस्तेमारी बंदोबस्त लागू हुआ था बंगाल के अंदर, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लागू हुआ था, तो उस टाइम पर ये तेजबंद बर्धमान का राजा था। ये तेजबंद है ना, मेहताब चंद, ये बर्धमान का राजा था। और उसके पहले तेजबंद था, तेज चंद, उसके बाद में ये बना था। देखो ध्यान से समझो, अपने बर्धमान के राजा के बारे में खूब पढ़ा है कि उसकी ज़मीन नीलाम हुई थी, वो सब बातें पढ़ी है। उसी बर्धमान जगह का पहले एक राजा था तेज चंद, फिर बना ये मेहताब चंद, ठीक है, मेहताब चंद बना इसके बाद में। इसके शासन में बर्धमान की जमींदारी काफ़ी फली फूली और मेहताब चंद ने संथालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया था। कोई कैसा भी कोई 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाए तो अपन इसको देख लेंगे कि मेहताब चंद हेल्प द ब्रिटिश ड्यूरिंग द संथाल रेबेलियन 1870 रिवोल्ट, उसके अंदर इन्होंने साथ दिया था। तो आ जाएगी उस टाइम पर इसके बाद में कौन राजा बना था या फिर जिसने अंग्रेजों की हेल्प की उसका क्या नाम था, तो ये भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, तो आई थिंक पूरा चैप्टर आपका रिकॉल हो गया होगा अगर मेरी बातें ध्यान से आपने सुनी है तो। अब आपका कल संडे को टेस्ट होगा, ठीक है, दोपहर 12 बजे। बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा, क्वेश्चन हो सकते हैं कि 60-70-100 तक पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा टेस्ट है, शानदार टेस्ट है, एक लाइन से क्वेश्चन बना दिया गया है। बस प्रॉपर तरीके से आप सभी को आना है, और चाहे हिस्ट्री हो या ना हो उनको भी टेस्ट देना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से आपको उसका टेस्ट देना है, ठीक है।